हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए सम्मिलित किए गए हैं। जो विज्ञान का पेपर 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का आपका ये टोटल पेपर होता है। इसके साथ ही इस मॉडल पेपर की जो पीडीएफ फाइल है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, हमने अब तक आपको 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। और ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है विज्ञान का। सारे सब्जेक्ट के तीसरे मॉडल पेपर अभी आपके लिए आ रहे हैं। पहले और दूसरे मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं चैनल पर, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, सभी मॉडल पेपर को उसमें आपके लिए दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी आपके परीक्षा फॉर्म भराए जाएंगे और परीक्षा की जो डेट है वो नज़दीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा और मॉडल पेपर आपके लिए परीक्षा के बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कर सकती है, ठीक है। जो घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें द्रव से पृथक किया जा सकता है किस विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो वह विधि जो घुलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें द्रव से पृथक कर सकती है, तो वह आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? वाष्पीकरण के द्वारा जो घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं जो घुल जाते हैं द्रव में, उन्हें दोबारा से द्रव से अलग किया जा सकता है। वो क्रिया आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि आप बताइएगा। जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है? पाचक, ठीक है, पाचन करने वाली और सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। उसका नाम आप बताइएगा यकृत। क्या? यकृत, ठीक है। तो आप बताइएगा उसका नाम क्या है? या यकृत, ठीक है। तो प्रश्न 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी लगाइएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने एक स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं, ठीक है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? क्या पित्तरस का, क्या इंसुलिन का, क्या अग्न्यासी रस का, फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइएगा कि जो अग्न्याशय की जो यहाँ पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वो इंसुलिन का श्रावण करती हैं। किसका? इंसुलिन का श्रावण करती हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? क्या 40, क्या 32, क्या 28, क्या 30? तो आप बताइएगा कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें टोटल 28 अस्थियां होती हैं। कितनी? 28 अस्थियां होती हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर। जो कोण होता है आपका, कोण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। जो कोण होता है ना, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो कोण का मात्रक क्या होगा? क्या मोल होगा, क्या स्टेरेडियन होगा, क्या एम्पीयर होगा, फिर रेडियन होगा? तो कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन, ठीक है। क्या मात्रक होता है? रेडियन, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपके अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट। इसी बात पर अब हम आपको बता देंगे कि ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप कर सकते हैं डाउनलोड हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। बहुत जल्द आपकी परीक्षा होने जा रही हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मृतोपजीवों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी जो होते हैं उनसे आखिर आप समझते क्या है? तो वे जीव जो अपना भोजन मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर लेते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे जो जीव अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उनको खा लेते हैं, तो ऐसे जीवों को ही आप मृतोपजीवी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर बताया गया कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ध्यान रखना आपको। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है। बेलन की लंबाई, ठीक है, बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास, ठीक है, वृत्त जो होता है इसका व्यास मापने के लिए किस यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं? तो उसका जो नाम होता है वो होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वो इस तरह का होता है, आपने ध्यान दिया होगा और आपने देखा ही होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स आपको दिखाया भी गया होगा जब आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ाई की होगी।
उसमें वर्नियर कैलिपर्स आपको दिखाया हुआ है, एक स्केल टाइप का होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चे को पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। कभी कभी यहाँ पर नॉर्मल बहुत आसानी से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप निश्चित रूप से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और दूध किस प्रकार का एक मिक्सर है, आपको बताना होगा। यहाँ पर ये जो दूध है, ठीक है, ये किस प्रकार का मिश्रण है, तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी मिश्रण है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिख दीजिए। तो कोई भी जो पुष्प होता है उसमें बाह्य दलपुंज पाया जाता है, उसके बाद दलपुंज पाया जाता है, फिर पुमंग और जायंग, ठीक है। ये मुख्य उसके अंग होते हैं। इसी के साथ अब यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस क्लास को शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि बाद में आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। अगर क्लास कहीं पर गुम हो जाती है तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी बात पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। तो चलिए लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 12 है, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। तो वाष्पन क्या है, मिश्रण को द्रव में बदलकर, जो कोई भी मिश्रण है उसे द्रव में बदलकर उसे गर्म करने पर अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। द्रव को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाता है और पदार्थ शेष रह जाता है, ठीक है। ये सांभर झील में लवण की मात्रा बहुत होती है। जो सांभर झील है उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उस पानी को अलग अलग बड़ी बड़ी क्यारियों में भरा जाता है, क्योंकि वाष्पन तेजी से हो और अधिक मात्रा में हो, जिससे नमक शेष क्यारियों में रह जाता है। जो यहाँ पर पानी होता है, ठीक है, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर नमक रह जाता है। कहाँ झील में, सांभर झील में, ठीक है। वाष्पन विधि के द्वारा समुद्र से भी आप साधारण नमक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वाष्पन विधि के द्वारा ही समुद्र से भी साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद क्वथन के बारे में बताया गया कि क्वथन क्या, तो द्रव पदार्थ गर्म करने पर जब खौलना यानी कि उबलना प्रारंभ करता है, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। किसी भी द्रव को आप जब उबालते हैं, जिसकी पानी हो गया, जब आप उसे उबालेंगे, ठीक है, और जब वह उबलना स्टार्ट कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और पानी 100 डिग्री पर खौलता है। क्वथन पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है। क्वथन पर क्या होता है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13 है, घूर्णन गति किसे कहते हैं। जो जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। लट्टू कैसा कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल को स्थानांतरित नहीं होती है, ठीक है। केवल वो अपनी एक्सिस पर ये यहाँ पर घूमती रहती है। वह अपने धुरी के चारों ओर निरंतर घूमती रहती है। बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाकू घूमते ही फिरकी, जो चाकू होता है, ठीक है, चाक होता है, ठीक है, चाकू नहीं होता है, चाक होता है। तो यहाँ पर बर्तन बनाने वाला का जो कुम्हार का चाक आपने देखा होगा, उस पर यहाँ पर वो बर्तन बनाता है ऊपर, तो वह जो घूमता है। इसके अलावा घूमती हुई फिरकी, इसके अलावा पंखे अपनी जगह पर घूम रहे हैं, ठीक है, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, वो स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पंखे एवं अपने अक्ष पर चलती हुई साइकिल का पहिया जो है वो घूर्णन गति के ज्वलन उदाहरण का है, ठीक है, ज्वलंत उदाहरण है, ठीक है। घूर्णन गति के ज्वलंत उदाहरण है, यानी कि जिंदा उदाहरण है घूर्णन गति के। ये सब एग्जाम्पल हैं, इन्हीं को आप घूर्णन गति का उदाहरण मान लीजिए। अब प्रश्न संख्या 14, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष या आसपास गति करता है तो ये गति कंपन गति यानी कि वाइब्रेशन मोशन या दोलन गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कोई पिंड अपने सामने के पास गति करता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, दोलन गति की दिशा हमेशा, ठीक है, दोलन गति की दिशा हमेशा सामने की ओर होती है। दोलन गति एक तरह की आवर्त गति होती है, परंतु सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद बताया गया कुछ वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्थाओं के दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती हैं। इस प्रकार की गति को आप कंपन गति कहते हैं। आगे यहाँ बताया गया उदाहरण में सितार बजाते समय सितार के तार की जो गति होती है, ठीक है, इसके अलावा घंटी बजाने पर घंटी के किनारे की जो गति होती है ये कंपन गति होती है। सितार के बजाते समय सितार के तार की गति जो होती है वो भी कंपन गति होती है। धागे के दोनों हाथों में पकड़कर घुमाने से धागे की जो गति होती है वो भी आपकी कंपन गति होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बीजांड की आंतरिक संरचना का ये नामांकित चित्र है और इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते होंगे दिखाया गया है। और सबसे अंदर का ये जो भाग रहता है इसे आप बीजांड द्वार कहते हैं, यहाँ से ये खुलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आप रचना देख रहे हैं इसे आप भ्रूण कोष कहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो तरल पदार्थ की तरह आपको देखने के लिए मिला है
इसे आप बीजांड काय कहेंगे। इसके बाहर जो आवरण रहता है ये वाला, ये अध्यावरण कहलाता है, और निचला ये भाग है ये निभाग कहलाता है, और ये लास्ट का भाग क्या कहलाता है, बीजांड वृत्त। ठीक है, तो ये बीजांड का आंतरिक संरचना का चित्र आपको देखने के लिए मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 16, समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो समय के मापन से हमारा आशय काल अंतराल की माप से साधारण बोलचाल की भाषा में समय मापन हेतु किसी घड़ी के उपयोग की बात की जाती है। उस समय भी हमारा आशय काल मापन ही होता है। हमें प्रतिदिन छोटे छोटे काल अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रेन या बस में सफ़र करते समय, घर से विद्यालय जाने के लिए, टेलीविज़न या रेडियो पर समाचार सुनने, या अन्य कोई प्रोग्राम देखने के लिए काल अंतराल मापन की आपको बहुत आवश्यकता होती है। समय से ही कई सारे कार्य होते हैं। ठीक है, समय को देखकर ही इंसान कार्य करता है। तो समय क्या है, समय के मापन पर आप इस तरह से संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही लिखें। प्रश्न संख्या 17, यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, इसकी विशेषता बता दीजिए। दो अथवा दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत होता है। जैसे नमक में एक परमाणु सोडियम तथा एक परमाणु क्लोरीन का होता है। नमक में एक परमाणु किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, Na सोडियम और Cl। ठीक है, ये क्लोरीन का एक परमाणु, एक सोडियम का, दो परमाणु होते हैं। अतः इनमें 1:1 का अनुपात होता है। इसी प्रकार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग द्रव्यमान के आधार पर 1:8 के अनुपात में होता है। अब यौगिकों की यहाँ पर विशेषताएं लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यौगिक का रासायनिक संगठन निर्धारित और स्थिर होता है, अर्थात एक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या एवं तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। दूसरा पॉइंट है, यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात यौगिक के प्रत्येक भाग में उसकी सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। पॉइंट 3 है, यौगिक के गुण और अवयवों के गुणों में से भिन्न होते हैं। यौगिक के जो गुण हैं और अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिकों का गलनांक निश्चित होता है। प्रत्येक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। यौगिक का क्वथनांक भी निश्चित होता है। यौगिक के अवयव तत्वों को साधारण भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यौगिक बनने की प्रक्रिया में प्रायः या तो ऊष्मा प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है, यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वाष्प तथा गैस में अंतर लिख दीजिए। फटाफट देखिए। वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर होते हैं। ठीक है, गैस पदार्थों के अणु कैसे होते हैं, दूर होते हैं, तथा इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी को हम गैस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुई। यहाँ पर आपकी आंसर की दी हुई है। बाकी PDF फाइल, ये मॉडल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस PDF फाइल को कर लीजिए डाउनलोड। बाकी दोस्तों हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों आज की इस क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।